चलो ठीक है, देखिए सब लोग एकदम शांत हो जाओ, ठीक। और हमारा जो है पहला सवाल ये है, कल जो हमने बताया था वो सब कुछ समझ में आया था ना, कोई दिक्कत नहीं है। सारे नियम, अगर गुणा किया जाता है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और अगर भाग किया जाता है तो घातें घट जाती हैं। लेकिन कंडीशन है कि आधार जो है बराबर हो। अगर आधार बराबर नहीं होगा तो घातें ना तो जुड़ेंगी ना तो घटेंगी। अगर हम बराबर कर सकते हैं तो बराबर करके जोड़े घटाए, और नहीं कर सकते हैं तो जैसे है वैसे छोड़ दो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, और अगर घात के ऊपर घात हो लेकिन ब्रैकेट के साथ हो तो घातों का क्या होता है, गुणा होता है। घातों का क्या होता है, गुणा होता है। क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, दूसरी बात हमने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात -1 हो, मतलब माइनस के साथ हो घात, जब उसका हम व्युत्क्रम करते हैं तो घात क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। और अगर प्लस हो तो उसका व्युत्क्रम करने पर घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। क्लियर। अब उन्हीं सारे नियमों के साथ हम इन सवालों को हल करेंगे। कल 3-4 सवाल हमने बताया था, वो आपको क्लियर था, कर रहे थे। चलिए, आज हमारे पास जो है ये सवाल है और इन सवालों को हम देखते हैं। यहां पर हमसे क्या कह रहा है जी, हमसे कह रहा है 2 की घात 2x - 1 बराबर 1/8 की घात x - 3, तब x का मान ज्ञात करो। अब यहां पर x का मान ज्ञात करने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं 3 नियमों से हमारा x की वैल्यू जो है बड़े आसानी से आएगी। देखो कैसे आएगी। यहां पर 2 की घात x - 1 है ना, तो इसको आप लिख सकते हो 2 की घात 2x, और माइनस कब आया होगा, जब भाग में रहा होगा, तो हम लिख सकते हैं बटे 2 की घात 1। भाई ऊपर जाएगा तभी तो माइनस होगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/8 की घात x और बटे 8 की घात 3। भैया लिखने में कहीं कोनो प्रकार की दिक्कत तो नहीं है ना, आराम से आप समझ सकते हो। चलिए, अब हम इस चीज को अगर लिखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2 की घात 2x बटे 2, और आप ये भी जानते हो ये वाला ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा ना जी। तो ये जब ऊपर जाएगा तो 8 की घात 3 बटे 8 की घात x। इतनी कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए आगे हम देखते हैं। देखो, मैं एक एक स्टेप अब की बार लिखूंगा, उसके बाद नहीं पूरा स्टेप लिखूंगा। यहां पर आप पूरा बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। मान के चलो 2 सवालों में पूरा स्टेप लिखूंगा। चलिए, उसके बाद फिर आप आराम से लगा सकते हो। अब यहां पर देखिए क्या कर सकते हैं। सभी लोग जानते हो कि तिरछा गुणा होता है ना जी, कोई दिक्कत तो है नहीं। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2x गुणे, अच्छा इसको अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3, भैया 8 हो गया ना, और x है तो x रहने दो, बराबर ये है 2। और ये मुझे बताओ, अगर 8 की घात 3 हो तो उसे आप क्या लिख सकते हो, 2 की घात 3 की घात 3 लिख सकते हो ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 की घात 2x प्लस 2 की घात 3x बराबर 2 की घात 1 गुणे 2 की घात 9। ठीक, ये प्लस नहीं है जी, गुणा है। यहां से कभो कभो जो है ये भैया का है, गुणा है। अब हम इसको आधार बराबर है तो गुणे में घाते जुड़ती है, यानी 2 की पावर 2 3 5x और इधर 2 की पावर 10। अब ये बात याद रखना, यदि आधार बराबर हो तो घातें बराबर होती हैं। यदि आधार बराबर हो तो घातें बराबर होती हैं, घातें बराबर होती हैं।
बराबर होती है। इसमें कोई डाउट नहीं ना। अब यहां पर देखो आधार 2 इसमें भी है, आधार 2 इसमें भी है, तो अब हम घातों को क्या कर लेंगे जी, बराबर कर लेंगे। तो हम कहेंगे 5x = 10 और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो x बराबर, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि अगर आप इसको देखना चाहो तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये लग सकता है भाई 2 की घात 2x - 1 बराबर 1/8 की घात x - 3 में हमें x का मान याद करना था। आप एक एक स्टेप को फॉलो करिए और उसके बाद तब क्या होगा, बराबर। अरे ठीक है मार भैया, तनकी गलती हमरो हो तो का माफ कर देवा करा, एकदम लाठी डंडा लेके न खड़ा हो जावा करा, जाने। चला हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम नेक्स्ट सवाल पे चले, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास है यदि 4 की घात 2x + 1 है बराबर 8 की घात x + 3, तब x का मान ज्ञात करना है। तब हमें क्या ज्ञात करना है जी, x का मान ज्ञात करना है। अब इसको भी करने के लिए देखो मैं एकदम फटाक से कर देता हूं भाई, 4 की घात 2x गुणे, चूंकि ये प्लस है तो गुणा होगा, जाहिर सी बात है, तभी तो जुड़ा है। 4 की घात 1 लिखने से कोई तात्पर्य नहीं है, बराबर 8 की घात x, और इसको जब हम देखेंगे तो गुणे 8 की घात 3, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखो, चूंकि हमें जब तभी हम कुछ कर सकते हैं जब आधार बराबर हो, बिना आधार बराबर किए हम कुछ नहीं कर सकते। 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2, तो ऊपर घात 2x है तो गुणा हो जाएगा ना, 2 की घात 4x गुणे 2 की घात 2 बराबर 2 की घात 3x गुणे 2 की घात 9। भाई इसमें कोई डाउट? अब यहां पर देख लेते हैं, ये 2 है, ये 2 है, तो जब इस तरफ होगा तो भाग होगा ना भाई, ये प्लस माइनस वाली कहानी तो नहीं है ना, ये नीचे आएगा नहीं, भाग होगा तो घट जाएगा। 2 की घात 4x - 3x इस तरफ लिख सकते हैं, और इधर 2 की घात 9 जब उस तरफ जाएगा तो -2 लिख सकते हैं। ये घट जाएगा 2 की घात x, और इधर हो जाएगा 2 की घात 7। आधार बराबर है तो घातें बराबर होगी, x = 7, जो कि हमारा आंसर है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत गजब। आगे चलते हैं हम, हमारे सामने ये सवाल है, थोड़ा जल्दी करो, तो जल्दी करिए, मैं आपके लिए समय देता हूं, देखते हैं कितनी जल्दी आप लगा पाते हो। चलिए समय स्टार्ट है, 1 मिनट का समय है, उसके बाद थोड़ा और कम समय दूंगा। बहुत बढ़िया, किसने बताया? x बराबर 3, बहुत सही, ठीक है। चलो बाकी सब पीछे, x बराबर क्या हो गया? 3 हो गया। तो चलिए हम देखते हैं, यहां पर हम इसको साफ साफ लिख सकते हैं 3 की घात x बटे 3, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख सकते हैं 3 की घात x गुणे 3, और इस चीज को हम बराबर 90 ही रहने देते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 की घात x प्लस 3 त्रिका 9 इंटू 3 की घात x, भाई कोई दिक्कत नहीं, बराबर ये हो गया 90, और ये 3 इस तरफ भी गुणा होगा ना, 9 त्रिक 200, कोई दिक्कत है? अगर कोनो दिक्कत तो तुरंत बता दियो, ना दिक्कत होई तो ना बता। क्लियर है जी? चलिए अब ये देखिए हो गया 9 3 की घात x, और ये 3 की घात x है। आप खुद ही सोच लो, ये और ये जो है एक तरह से दिख रहे हैं कि नहीं जी? दिख रहे हैं ना। इसका मतलब अगर हम ये समझे कि ये 3x, कुछ भी समझ लो, हम समझ लेते हैं ये संतरा है, आजकल संतरा का सीजन बहुत सही चलत बा,
और ये हम समझ लेते हैं संतरा है, तो जोड़ने में आसानी हो जाएगी ना। कहेंगे 9 संतरा और 1 संतरा, कै संतरा होंगे? 10 संतरा होंगे ना, कोनो दिक्कत? तो बस ऐसा है, कभी भी अगर जोड़ना हो तो इस तरह ही नहीं कि दूसरे हिसाब से जोड़ लो या गुणा कर लो। ये 9 इंटू 3 की पावर x है और ये 3 की पावर x, यानी 9 ठुई 1 ठुई, तो कुल होगा 10 थी। क्लियर है जी? यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10 इंटू 3 की पावर x इक्वल टू 270, शून्य से शून्य कट गए, 3 की पावर x बराबर 27 मिला। और हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 3, यानी x बराबर 3, तब जब आधार बराबर हो तब। क्लियर है? जबरदस्त। अब ऐसे सवाल आ जाएंगे तो कहीं कोई डाउट नहीं होगा ना? हाँ, चलिए भैया, अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अभी ये सब तो सिर्फ ट्रेलर है, ठीक है? ये केवल मैं जो रूल आपको बताया हूं उसी रूल की एक छाप है, ताकि आप उन रूल को इस पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर सकें। अभी पूरी पिक्चर बाकी है, तो चलिए हम इसी के साथ कुछ चीजें और जान लेते हैं। थोड़ा हम करणी के बारे में समझते हैं, ठीक है जी? सबसे पहले हम किसके बारे में समझते हैं? करणी के बारे में समझते हैं। करणी यानी अंग्रेजी में अगर हम इसको कहते हैं तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं सर्ट्स। करणी को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी? सर्ट्स कहते हैं, ठीक है जी? करणी को हम कहते हैं सर्ट्स। चलिए, अब हम थोड़ी सी एक बात समझे पहले, करणी आखिर में होती क्या है। तो हमने कल आप लोगों को बताया था कि यदि किसी संख्या के ऊपर घात 1/n हो तो उसे हम करणी कहते हैं। क्लियर है ना? यानी यदि किसी संख्या के ऊपर घात, यदि किसी संख्या के ऊपर घात, संख्या के ऊपर घात वैसे भी ऊपर होता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं ताकि समझ सको। संख्या के ऊपर घात 1/n हो, 1/n हो तो उसे करणी कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं भैया? करणी कहते हैं। और अगर आपको मैं कहूं n की वैल्यू क्या होगी, तो n का मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। खैर बहुत होगा तो 4 तक होगा n का मान, 5 तक हो जाए, 6 तक, इससे ज्यादा कभी होता नहीं है ना। तो आपके सवाल में आएगा, होने को तो 1000 भी हो सकता है। क्लियर है ना जी? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दूसरी चीज, अगर हमें करणी को रिप्रेजेंट करना हो, करणी को हमें क्या करना हो? रिप्रेजेंट करना हो, तो हम इस तरह कर सकते हैं। अगर यहां पर कोई संख्या x और यहां पर जो भी होती है 1/n यहीं पर लिखा जाता है, तो हम इसे लिख सकते हैं x की पावर 1/n। ये दोनों बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि कभी ये लिखा होता है और कभी ये लिखा होता है। अगर कभी इस फॉर्म में है तो हमें उस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, इस फॉर्म में है तो हमें इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। कोई डाउट नहीं है ना? बहुत गजब। अच्छा, एक बात और, अगर यहां पर, यदि यहां पर 2 हो और यहां पर x हो, और तब इस चीज को हम क्या लिखेंगे? x की घात 1/2 ना। तो इसी चीज को अगर हमें कहीं पर ऐसे भी लिखा मिल जाए और यहां पर 2 ना हो, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 को
हम लिखते नहीं है, ऐसा मान लिया गया। भैया सबको तो लिखना ही लिखना पड़ेगा, 2 को हम क्यों लिखे, अगर ना लिखे तब भी काम चल जाएगा। और केवल ये हम ही लोग नहीं, एग्जामिनर भी जानता है। मतलब अब ये समझो कि हर कोई जानता है कि 2 नहीं लिखते तो नहीं लिखते, लेकिन ऐसा नहीं है कि लिखते नहीं तो होता नहीं, होता है। ठीक है, नहीं लिखते तो नहीं होता, ये दिमाग में कभी ना आए, होता है। सेम उसी प्रकार मैं बार बार कहता हूं ना कि x की घात 1 होता तो है लेकिन लिखते नहीं, गुणे 1 होता तो है लेकिन लिखते नहीं, प्लस पहले होता है लेकिन लिखते नहीं, बटे 1 होता है लेकिन लिखते नहीं। कोई संख्या किस पद्धति में रखी गई है, ये भी चीज होती है लेकिन लिखते नहीं है। अब हम जो पढ़ते हैं वो दशमलव संख्या पद्धति है, तो हमें बेस 10 देना ही पड़ेगा। मालूम है ना सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? बताओ बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है? बाइनरी का बेस लो ही गया। हाँ संतोष, कहाँ गया? अच्छा, बेस जो है बाइनरी का बेस 2 होता है, दशमलव यानी डेसिमल प्रणाली का बेस 10 होता है, अष्टक प्रणाली का बेस 8 होता है, और हेक्साडेसिमल प्रणाली का बेस 16 होता है। बाइनरी मतलब द्विआधारी संख्या का ये भैया, अब अभी तक ना समझ पाया। हम जो है जब भी नंबर सिस्टम शुरू करते हैं तो नंबर सिस्टम इन चारों से ही शुरू करते हैं, ताकि बच्चे को ये तो कम से कम पता हो कि आखिर में हम पढ़ क्या रहे हैं, है कि नहीं? और जब यही नहीं पता होगा कि हम किस सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं, कौन सी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो फिर पढ़ेगा क्या, है कि नहीं? तो भैया कम से कम इतना तो जानते ही रहो, नाक न कटावा करो। ठीक है जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप खुश रहो मस्त रहो, तो ये बात कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए एक चीज और हम समझते हैं, थोड़ी सी बात पहले समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, अगर हम लिख दें 5 और हम लिख दें 6, हम लिख दें 5 और हम लिख दें 6, और मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे आप ये बताओ कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है? 5 बड़ा, 6 बड़ा है। बाप रे बाप, लग गई क्या सुबह है? बस चलिए आप बताओ जी, इसमें 5 बड़ा है या 6 बड़ा है? 6 बड़ा है। ठीक है जी, कौन सा बड़ा है? 6 बड़ा है। अब आप मुझे ये बताओ, आप कैसे इस बात को जान गए कि 6 बड़ा है? आप इस बात को कैसे समझे, है ना सोचने वाली बात। किसी से अगर पूछ लो कि भैया आप ये बताओ इसमें कौन बड़ा है, अरे सर 5 रुपये में 5 से मिलता है, 6 रुपये में 6 से मिलता है। बस सब शांत रहो, एक लॉजिक दो, ये भी सही है, आप गलत नहीं कह रहे हो। ठीक है, अगर देखो एक चीज बताओ, कभी आप मैथ की पेडागोजी पढ़ना, शिक्षण शास्त्र, तो आपको इन सब चीजों के बारे में समझने की जरूरत होगी। ठीक है जी, अब बीएड वर्ड कह लो, कब सीटेट का क्लास जब स्पेशल हम चलाए लगा तो फिर बताऊंगी, हाँ कहिए से जल्दी से। चलिए देखिए इधर, इसको हम कह सकते हैं ना, इनका बेस जो है क्या है? 10 है। और वैसे भी हम ये समझते हैं, देखो थोड़ा सा हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारी गणित होती है ना, वो पहले मूर्त रूप होती है और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाती है अमूर्त रूप में। किस रूप में कन्वर्ट हो जाती है? अमूर्त रूप में। इस बात को याद रखना, पेडागोजी में ये पॉइंट मैथ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है।
कोई भी संख्या मूर्त रूप में होती है। बचपन में जब हम छोटे छोटे होते हैं तो ऐसे एक उसको नहीं पता होता है, हाँ उसे एक गुब्बारा पता होता है, तो उसकी मूर्त होती है ना, मतलब जो हमको दिखाई देती है। कोई भी चीज, हम यहाँ पर जितनी भी चीजें, जितने लोग हो, हम देख के बता सकते हैं ये मूर्त रूप है। लेकिन धीरे 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 हमारा जिस तरह विकास होता है उसी तरह हम ये समझ जाते हैं कि 6 का या 5 का मतलब क्या है, वो अमूर्त में कन्वर्ट हो जाती है। कोई चीज देखेंगे तब हम समझेंगे, अन्यथा इसका कोई कुछ नहीं है इसका मतलब, बस ये हम समझ चुके हैं, यही पॉइंट है। लेकिन हिया से क्या मतलब हम समझे चाहिए थे। देखो ध्यान से, अगर हमें कोई करणी दे दी जाए, क्या दे दी जाए, कोई करणी दे दी जाए, और उस करणी में हमसे पूछा जाए कि जी कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा, हम छोटा बड़ा बताने के लिए करणियों को बराबर जब तक नहीं किए रहेंगे या जब तक करणियां बराबर नहीं होंगी तब तक बताने की कोशिश हम कभी ना करें, क्योंकि अगर करोगे तो गलत होने की संभावना 99% है। ठीक है जी, तो चलिए हम देखते हैं। अब आप हेडिंग डाल सकते हो, करणियों की तुलना, करणियों की तुलना। करणियों की तुलना, तो करणियों की तुलना में ये पॉइंट याद रखना, करणी बराबर होने पर ही तुलना की जा सकती है। करणी बराबर होने पर ही, बराबर होने पर ही तुलना की जा सकती है, की जा सकती है। क्लियर है? अब देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं √2 और √3, बताओ बच्चा इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आपको मालूम है 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो 3 बड़ा है। लेकिन काहे बता दिए, क्योंकि आपको पता था यहाँ की भी 2 है घात 1/, और यहाँ की घात 1/2 है, तो हम बड़े प्रेम से बता देंगे। लेकिन यही पॉइंट अगर हम इस तरह कहते, यही पॉइंट अगर हम इस तरह कहते, भैया बताओ ये 10 है यहाँ पर 3 है, और ये जो है 8 है यहां पर 2 है। अब हम पूछते भाई बताओ इसमें कौन सा बड़ा है, इसमें कौन सा बड़ा है, तो शायद दिक्कत हो जाती, तो शायद जो है दिक्कत हो जाएगी। काहे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि जी 10 बड़ा है या 8 छोटा है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। क्यों नहीं उचित होगा, क्योंकि करणियां बराबर नहीं है, करणियां बराबर नहीं है, और जब तक करणियां बराबर नहीं होंगी तब तक हम बता नहीं सकते। तो चलो अब बराबर नहीं है तो बराबर हम करेंगे कैसे, बराबर अगर नहीं है तो बराबर हम करेंगे कैसे, कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जो भी करणी हो, जो भी करणी हो, यहां पर जो भी घात हो, उन घातों का हम एलसीएम ले लेंगे। यानी कि करणी का हमें क्या लेना पड़ेगा जी, करणी का एलसीएम। ठीक है जी, करणी का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो देखिए 3 और 2 का एलसीएम 6, तो यहां पर हम लिख ले 6 और यहां पर लिखे 10। लेकिन अब फिर ध्यान से समझो, जब यहां पर हम 6 लिखें तो इस वाले से इस 6 में भाग करें, 3 दूना, जितनी बार पहाड़ा जाए उसको घात में आप अंदर वाले के लगा दो, 3 दूना 6। और इधर अगर हम देखें तो 6 लिखेंगे, 2 तिया और 8 की घात हम लिख देंगे 3। अब ये दोनों बराबर है तो अंदर की घातों को हल कर लेते हैं। ये 10 दामा 100, और ये हो जाएगा कितना जी, 512। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब करणियां बराबर हैं तो फिर जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। क्लियर है ना जी, कोई दिक्कत तो अब नहीं है, कोई परेशानी नहीं है ना, कि अब कोई दिक्कत या परेशानी हो।
चलिए हम थोड़ा सा और जो है एक दो सवाल लिखते हैं, आप इसको बताइएगा। अंडर रूट 2 और घनमूल 3, जी बताइए कौन सा बड़ा होगा, बताए दो जल्दी से ना। अंडर रूट 2 बड़ा होगा, यानी आप लिख सकते हो अंडर रूट 2। ये थोड़ा सा इसको लिखने का तरीका बदल लीजिएगा जी, हाँ नहीं तो पता लगे लिखना कुछ चाहते थे, लिख कुछ दिया गया। 3 यहां पर लिखें। अब बताओ ऐसे पढ़ोगे? चलो अब हम ही बता देते हैं, साथ रहो भाई। यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 2 होता है ना, तो 2 और 3 का एलसीएम 6। अब धीरे धीरे आप लिखना भी छोड़ दोगे ये सब, जब प्रैक्टिस थोड़ी सी करोगे ना तो लिखना भी छोड़ दोगे। तो 2 की घात देखो, 2 3 6 3, और इधर लिखेंगे 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका यानी 3 की घात 2। अब इसको करते हैं 2 दूनी 4 दूनी, और इसको करेंगे तो आप लोग भावनाओं में बह गए हो भैया। तो अब इसको आप लिखोगे 2 छोटा है घनमूल 3 से। ये आप सोच लेंगे कि ये 2 है, हाँ बस वही बात है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, गलती सभी सोच भैया। अगला अच्छा बता दो, घनमूल 2 और चौथा मूल 3। अब की बार बता दो। चौथा मूल 3 वो बड़ा है कि वो छोटा है, जल्दी बताओ। वो बड़ा है ना, गजब। क्या भैया? ये बड़ा है, यानी आप ऐसे लिख सकते हो 3 2। बहुत सही, सभी का आ गया ना। चलिए हो गया ना भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए बहुत बढ़िया। अब की बार आप थोड़ा सा बताने की कोशिश करना। ये भैया हम दे देते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है घनमूल अंडर रूट 5 और फिर है चौथा मूल 3 और फिर है पांचवा मूल 4। इनमें आप बताइए ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या फिर इसको आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में, किसी भी क्रम में लिखिए। आपको पता है ना आरोही क्या होता है? आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। ठीक है, कौन सा बड़ा होगा जी? घनमूल 5। चलिए बहुत सही, हम देखते हैं। गजब है, आप बिल्कुल सही लगाए हो। अब हम देखते हैं, चलिए देखा जाए। 3 4 5 का एलसीएम आप लोगे, तो जब 3 4 5 का आप एलसीएम लोगे तो फिर बताओ कितना होगा एलसीएम? 7। यानी आप ऐसे लिखिएगा। अभी तो हम लिख रहे हैं ना, इसके बाद अगली वाले सवाल में हम नहीं लिखेंगे कि ये 7 लिखो या कुछ लिखो, डायरेक्ट ऑन द स्पॉट आंसर आना चाहिए। अब 3 से जब करेंगे तो 5 की घात क्या हो जाएगा जी? 20। और इसको जब हम करेंगे तो 60 की घात क्या आ जाएगा? 3 की घात 15। और जब इसको हम करेंगे तो ये 60 4 की घात क्या आ जाएगा? 12। ये तो बड़ी टेंशन है। अब हम करनी तो 7 सबका बराबर कर दी,
लेकिन अंदर जो है 5 की घात 20 अगर हम करें, 3 की घात 15 करें, 4 की घात 12 करें, कर नहीं सकते। ये अनुमान लगा सकते हैं जी ये बड़ी भी है, घात भी ज्यादा है, घात भी ज्यादा है, बड़ी भी है, तो हम बता सकते हैं जी सबसे बड़ा तब यह होगा ना। सबसे बड़ा क्या होगा, यानी सबसे बड़ी करणी, सबसे बड़ी करणी क्या होगी जी, घनमूल 5। क्लियर है ना। चलिए आगे अब देखते हैं हम। हमसे कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा संबंध सही है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है। a बराबर √2, a बराबर √2, फिर कह रहा है b बराबर घनमूल 3, b बराबर घनमूल 3, फिर कह रहा है c बराबर घनमूल 4, c बराबर घनमूल चौथा मूल 4, घनमूल नहीं है जी, चौथा मूल 4 है। अब आपके पास 4 ऑप्शन ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। देखो इसको हम लिख के भी ला सकते थे, लेकिन इस तरह लिखने से ज्यादा बेटर है, ठीक है। हम ऐसे ही लिखेंगे ताकि आप उसको समझ भी सको। चलिए ऑप्शन है ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी, फिर है बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी, फिर है बी ग्रेटर देन ए इक्वल टू सी, फिर है सी ग्रेटर देन ए इक्वल टू बी, सी ग्रेटर देन ए इक्वल टू बी। जो बच्चा बताएगा एक टॉपिक पाएगा। हाँ अब बता वाले कौन सा सही है जी, सी ऑप्शन सही है, यानी बी ग्रेटर देन ए इक्वल टू सी। बहुत सही ना दे है ना, पास में ना। चलिए ठीक है जी, आगे बढ़े। और देखिए जो लोग भैया YouTube पे देख रहे हैं, अगर ना समझ में आए तो कमेंट जरूर कर दिया करिएगा कि ये हमें जो है समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपके कमेंट का जवाब बाद में आपको दे दिया करूंगा। क्लियर है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है √3 माइनस √2। अब देखो घनमूल √4 माइनस √3, √5 माइनस √4, √2 माइनस 1। आपको इसको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। चलिए अब बताइए आप इसको कि हम इसे कैसे करेंगे, हम इसे कैसे करेंगे। खैर यहां डिस्टरबेंस वाली चीजें हैं, टेंशन है। अगर आप नहीं जानते तो फिर आप नहीं कर पाओगे। ऑप्शन को छोड़िए आप। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आखिर में जब हमको ऐसे मिल जाए जोड़ घटाव में, तो हम करेंगे कैसे। इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमें एक गणित का एक रूल आना चाहिए जिसका नाम है प्रमेयीकरण। सीधी सीधी बात। अगर आपको प्रमेयीकरण नहीं आता है तो फिर आप इन सवालों को हल नहीं कर सकते, और अगर प्रमेयीकरण आता है तो फिर चुटकी बजा के इन सवालों को आप हल कर सकते हो। क्लियर है। तो चलो हम सबसे पहले अब देखो प्रमेयीकरण जान लेते हैं ना जी, कि आखिर में प्रमेयीकरण होता क्या है। प्रमेयीकरण का मतलब
हिंदी का ज्ञाता न बन जाओ, परमेयीकरण है तो है, ठीक है। देखो परमेयीकरण, परमेयीकरण का मतलब होता है किसी भी संख्या का उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करना। बात क्लियर है? संख्या में विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करना, ठीक है जी। तो अब हम ऊपर नीचे क्या करते हैं जी? गुणा करते हैं। ऊपर नीचे क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा। मान लो अभी हम इसी सवाल में से कोई भी ले लेते हैं, हम कहते हैं √3 माइनस √2, इसका हम परमेयीकरण करते हैं। तो परमेयीकरण करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसका विपरीत चिन्ह √3 प्लस √2 बटे √3 प्लस √2। अब भैया ये ऊपर ऊपर का गुणा होगा, फार्मूला मालूम होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है a² माइनस b²। और जब हम इसका करेंगे तो करनी तो हट जाएगी ना, यानी 3 में से 2 गए, 1 बटे √3 प्लस 2 आ गया, √2 आ गया। ये हमारा हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया? अब एक बात और हिला के जान लो, अगर अंश और हर हूं, ठीक है जी, तो ये बनता है भिन्न, ये बनता है भिन्न। ध्यान रखना, अगर अंश बड़ा होगा हर से, अगर अंश बड़ा होगा हर से तो भिन्न बड़ी होगी, या फिर अथवा हर छोटा हो अंश से। बात एक है, बतिया हुआ है लेकिन 2 बार तो कहने के पड़ी। चाहे अंश बड़ा हो हर से और चाहे हर छोटा हो अंश से, तभी भिन्न बड़ी होगी, अन्यथा भिन्न छोटी होगी। अन्यथा भिन्न क्या होगी? छोटी होगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने सवाल पर, और उसका जो है हर एक पॉइंट का हम ऑपरेशन करके फिर लाते हैं कि कैसे कैसे हम करेंगे। चलिए देखिए, √3 माइनस, अरे भैया इसका तो हम कर चुके हैं ना जी, तो इसका 1 बटे √3 प्लस, अच्छा इसी तरह इसको भी तो कर सकते हैं ना, √4 माइनस √3, भैया इसको भी कर सकते हो ना, √4 प्लस √3, उसको भी करो, √5 माइनस √4 इक्वल टू 1/√5 प्लस √4 ना जी, 4। और भैया वो है √2 माइनस 1, किसको लिख सकते हैं? 1 बटे √2 प्लस 1। क्लियर? अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सी बड़ी होगी, इसमें कौन सी बड़ी होगी। ये थोड़ा सा अपने अपने दिमाग से बच्चा कर सकता है, अगर अपना दिमाग नहीं लगाएगा तो नहीं कर सकता है। चलिए एक बार आप सोच के बताओ, आप सोच के बताओ कि इसमें क्या सही होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो और बताओ। हाँ हाँ भैया, कौन इसमें से बड़ी होगी? नीचे वाला बड़ी होगा ना जी। हाँ अच्छा, नीचे वाला का होगा बड़ी होगा। ठीक है, चलिए अच्छा सर। हाँ अरे ये बताइए, अंडर प्लस वन वो भी अंडर रूट में है वन कि नहीं? वन को अंडर रूट में करो या ना करो, बतिया तो एक का है ना। ठीक है, हो गया। बोलो बच्चा, अगर यहाँ प्लस हो तब हम माइनस करेंगे। यहाँ अगर प्लस हो तो हम माइनस करेंगे। हाँ हो जाता है, पर नहीं करना ही समझ में आया का? नहीं आया। तब फिर क्या है, बार बार पूछते हैं। चलिए
ये बातें समझ में आ गई। अब देखो हमने अभी अभी बताया जिसका हर छोटा वो भिन्न बड़ी, लेकिन कब जब अंश बराबर होता, ऐसा नहीं अंश में कुछ दूसरा हो। अरे भैया यहाँ भी एक है, एक 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 और एक एक होने की वजह से ये जो है बराबर है। अब बराबर है तो हम केवल एक चीज देखेंगे, जिसका हर बड़ा वो अंश छोटा, जिसका हर छोटा वो अंश वो भिन्न बड़ा। क्लियर है ना? तो सबसे छोटा ये दिख रहा है ना जी, यही दिख रहा है, तो हम बता देंगे सबसे बड़ा। लेकिन अब जो है आपके पास जो टास्क था वो टास्क ये था घटते क्रम में व्यवस्थित करो। तो घटते क्रम में व्यवस्थित कैसे करोगे भाई? सबसे बड़ा तो ये है ना, तो सबसे बड़ा आप है इसको लिखो अंडर, रुको दूसरा कलर ले लेते हैं, ये हम पहले लिखेंगे अंडर रूट 2 - 1, ये बड़ा है। अब हमको ये बताओ कि उसके बाद सबसे बड़ा कौन है? हाँ, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। अब इसके बाद कौन बड़ा है जल्दी बताओ जी? अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3। अब बाबू बचा एक ठू ना, और बेचारा सबसे छोट होई, कॉमन कोनो कहे के जरूरत ना। चलिए आज का क्लास यहीं पर जो है समाप्त होता है भैया, और ये सारी पीडीएफ अभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। जो भी कुछ ना समझ में आए उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसको देख के आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।